ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। संसद में आज भी जी राम जी पर चर्चा हुई। सड़क पर नेशनल हेराल्ड केस के मामले में सियासत हुई, लेकिन बढ़ते पोल्यूशन और गिरता रुपया क्यों नहीं बन रहे सियासत का मुद्दा, आज इसी का विश्लेषण हम करेंगे। ओडिशा में होमगार्ड के 187 पदों के लिए 9000 उम्मीदवार पहुंचे। महाराष्ट्र में कर्ज चुकाने के लिए एक किसान ने किडनी बेच दी। हमारी सियासत में युवा और किसान पर बात कब होगी, कवर स्टोरी में ये सवाल भी आज पूछेंगे। बेंगलुरु में एक युवक ने सड़क पर मदद के इंतजार में अपना दम तोड़ दिया। सिडनी में एक युवक हजारों की जान बचाने के लिए आतंकियों से भिड़ गया। क्या हमारे भीतर मानवता मर गई है? ये दर्दनाक तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, बर्दाश्त नहीं होता। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज भारत की बात में सबसे पहले बात उस सियासत की करेंगे जिसने जनता से जुड़े मुद्दों को राम राम जी कर दिया है। मतलब देश की राजनीति असल मुद्दों को छोड़कर ऐसी चर्चा में उलझी है जिससे आपका, हमारा और देश की जनता का कोई सरोकार नहीं है। देश की संसद और सियासी गलियारों में नए ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल जी राम जी पर बहस छिड़ी हुई है। महात्मा गांधी का अपमान और जय श्री राम की गूंज सुनाई पड़ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत पर सियासी तलवारें खींची हुई हैं। गैंग्स ऑफ गांधीनगर और इटली के डकैत जैसी बेसिर पैर की बातें हो रही हैं। आप ही बताइए कि क्या इस बहस और सियासत से देश के आम आदमी का कोई भी भला होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आम आदमी का भला तब होगा जब देश की संसद में प्रदूषण पर चर्चा होगी। दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन सियासत को गांधी और राम में फायदा दिख रहा है। प्रदूषण पर सब चुप्पी साध कर जहरीली सांस ले रहे हैं, लेकिन बोल कोई कुछ नहीं रहा। वहीं भारतीय मुद्रा रुपए की कीमत $1 के मुकाबले रिकॉर्ड 91 के स्तर पर चली गई है। कहीं कोई बयान या शोर नहीं है। अगर आप विदेश से कोई सामान मंगवा रहे हैं या विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, आपको तब रुपए की इस गिरावट का असली मतलब समझ में आएगा, क्योंकि आपको $1 के मुकाबले 91 रुपए चुकाने होंगे। लेकिन फिर भी इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सियासत पे रुपए की गिरावट पर एकदम सन्नाटा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश की सियासत ने असल मुद्दों को राम राम जी कर दिया है। देश की सियासत में आम आदमी के मुद्दों की कोई जगह नहीं बची है। सिर्फ और सिर्फ जनता को जरूरी मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। हम और आप ही इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कैसे? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत में क्यों नहीं बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए? देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, इस भीड़ में जवाब छिपा है। तस्वीरें भले ही ओडिशा के संबलपुर की हैं, लेकिन पूरे देश में हकीकत एक जैसी है। होमगार्ड में 187 पदों के लिए भर्ती निकली। आप अंदाजा लगाएंगे कि कितने उम्मीदवार पहुंचे। 187 पदों के लिए 9000 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे। इस नौकरी के लिए शैक्षिक योग्यता थी 5वीं क्लास पास। आवेदन करने वाले कौन थे? आप सुनेंगे तो अपनी डिग्री पर शर्म करेंगे। होमगार्ड की नौकरी के लिए ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग डिग्रीधारी, MBA, MCA डिग्री होल्डर, ITI और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। एक होमगार्ड को रोजाना 612 रुपए मिलते हैं, जो महीने के लगभग 18,360 रुपए होते हैं। सोचिए, इतनी कम सैलरी के लिए भी इतनी बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग नौकरी मांगने पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि देश में नौकरी पाना तारे तोड़ने के बराबर हो चुका है। लेकिन संसद और सियासत में इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सवाल है, आखिर क्यों? नाम बदलने का बड़ा शौक है इस सरकार को। कितने अरबों रुपया खर्चेंगे नाम बदलने में, ये नहीं बताते हैं। गरीबों से ये लोगों का कोई हमदर्दी नहीं है। क्यों नहीं नौजवानों की नौकरी के साथ किसानों की परेशानी पर सियासत में बात की जाती है? देश के किसान की हालत क्या है? महाराष्ट्र के चंद्रपुर से उसका उदाहरण सामने आया है। यहाँ एक किसान को कर्ज चुकाने के लिए किडनी तक बेचनी पड़ी। किसान रोशन सदाशिव कुडे की कहानी आपको रुला देगी। कुदरत के कहर ने खेती को बर्बाद कर दिया। सदाशिव ने डेयरी फार्मिंग का फैसला किया। 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए का कर्ज लेकर गाय खरीदी, लेकिन वो भी मर गई। उधर साहूकारों ने किसान को कर्ज के चंगुल में ऐसा फंसाया कि 1 लाख का कर्ज बढ़कर 74 लाख हो गया। कर्ज उतारने के लिए खेती की जमीन, ट्रैक्टर,
घर का सामान सब कुछ बेच दिया। इसके बाद भी कर्ज नहीं उतरा तो साहूकार की बातों में आकर किडनी का सौदा कर दिया। एक एजेंट के जरिए कोलकाता जाकर 8 लाख में किडनी बेच दी। तुझी किडनी आहे, तू विकू शकतेस किडनी। त्याच्यानंतर मी किडनी विकून आलो, 8 लाख रुपयाला किडनी विकली। त्याच्यानंतर याचे पैसे देण्यासाठी परत मी वेंटिने या देशात गेलो, किडनी विकली मी। सभी जीने के लिए कोई साधन नहीं है। हमारी खेती गई, ट्रैक्टर गया, 2 मोटरसाइकिल थी वो भी गई। सदाशिव की किडनी जा चुकी है, लेकिन कर्ज की मुश्किल सिर पर खड़ी है। लेकिन देश के किसान की किसे फिक्र पड़ी? तो प्रदर्शनी कल देख के हमने उसके ऊपर साहूकारी अधिनियम और एक्सटॉर्शन को गुना दाखिल कर लिया और 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। नौजवान नौकरी मांग रहा है, किसान कर्ज के जाल में फंसा है, लेकिन सियासत में शोर किस पर है? गांधी जी के अपमान पर, जी राम जी के नाम पर, नेशनल हेराल्ड के संग्राम पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि असल मुद्दों को सियासत ने राम राम जी कर दिया है। क्या आपको पता है कि हमने नौजवान और किसान की कहानी को ऊपर क्यों रखा? क्योंकि चुनाव में इन दोनों वर्गों के विकास के नाम पर ही नेता हमसे और आपसे वोट जुटाते हैं। अब क्योंकि दोनों राज्यों में 2024 में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, इसलिए युवा और किसान ये दोनों ही नेताओं के लिए किसी काम के नहीं बचे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सियासत को इनकी थोड़ी फिक्र जरूर होती। वैसे ये तो सिर्फ 2 राज्यों की बात है। देश की राजनीति को तो फिक्र उस रुपए की भी नहीं है जो हर भारतीय से जुड़ा है। रुपया डॉलर के मुकाबले इतना गिर चुका है कि लोग व्यंग में कह रहे हैं कि करेंसी का नाम AQI कर देना चाहिए, क्योंकि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन राजनीति में न रुपए की बात हो रही है और न ही बढ़ते प्रदूषण की। जैसे धूमिल ने लिखा है, मेरे देश की संसद मौन है। वाकई असल मुद्दों पर संसद और सियासत मौन ही नजर आ रही है। प्रदूषण चाहे बढ़ता जाए, रुपया चाहे गिरता जाए, नेताओं को सिर्फ राजनीति करनी है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। जैसे दिल्ली NCR के प्रदूषण पर बात करें तो मंगलवार को पर्यावरण मंत्री ने माफी मांगी। मानो कह रहे हो कि आपका दम घुटता है तो घुटता रहे, अब हमसे नहीं हो पाएगा। बुधवार को मंत्री जी फिर सामने आए, लगा कि प्रदूषण से समाधान के उपाय सुझाएंगे। वो तो विरोधियों की कमियां गिनाकर चले गए। आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके AQI बढ़ जाए। मैं मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ भयंकर पोल्यूशन है। मेरा पोता 11 साल का लड़का है, उसके फेफड़े को खांसना शुरू कर रहा है, तो आई डोंट वांट। प्रदूषण को तो आप मान लीजिए कि इसका आना और जाना सब भगवान भरोसे है। सरकार इतना ही कर सकती है कि आपसे कहे कि मास्क लगाकर बाहर निकलिए, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करिए। बस यही कहना बाकी है कि दिल्ली ही छोड़ दीजिए। चलिए, प्रदूषण पर सरकार की बेबसी हम समझ भी लें, लेकिन गिरते रुपए के बारे में क्या कहें? रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 91 हो चुकी है, फिर भी किसी को कोई टेंशन नहीं हो रही। विपक्ष गिरते रुपए पर आवाज उठाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उसको भी अनसुना किया जा रहा है। मोदी सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह सफल हो गई है। दरअसल देश की माली हालत ढोल में पोल जैसी है। भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने के लिए डॉलर लाना चाहती है, इसलिए इस तरीके के विधेयक ला रही है। 91 रुपीज क्रॉस कर गया, बहुत ही खराब हालत है। हमारा इंपोर्ट और भी कॉस्टली हो जाएगा। क्या बढ़ता प्रदूषण और गिरता रुपया सियासत के लिए जरूरी मुद्दा नहीं है? लगता तो यही है। रुपया 91 रुपये प्रति डॉलर के जो विनिमय दर है वहां पर पहुंच गया है। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसके मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि मुद्रा का कमजोर होना कोई अच्छा संकेत अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। तो सियासत बेवजह के मुद्दों में उलझी रहती है और देश की जनता को उलझाती रहती है। अंजाम ये होता है कि हम और आप इसकी कीमत चुकाते रहते हैं। आज हम इस विषय पर विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के सतना से भी ऐसी ही कहानी सामने आई है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम सवालों के घेरे में है। हेल्थ सिस्टम ऐसा मुद्दा है जिस पर सियासत पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नेता इस पर चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि सवालों से भागते फिर रहे हैं। जांच से पहले कुछ भी कहना, जांच को प्रभावित करना, आपने समय दिया था। बस देश में भी यही हो रहा है। हमारे नेता गैर जरूरी मुद्दों पर शोर मचाते हैं और जब उनसे जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, जैसा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री कर रहे हैं। मंत्री जी से मीडिया ने सतना में 5 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने के मामले में सवाल पूछा था। पहले वही जांच वाला रटा रटाया जवाब मिला और ज्यादा सवाल हुए तो मंत्री जी भाग खड़े हुए।
जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। जांच से पहले जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। जांच से पहले कुछ भी कहना, जांच को प्रभावित करना। आपने समय दिया था। मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की हालत देखिए। यहाँ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। ये बच्चे सत्ता के सरकारी अस्पताल में जीवन दान के लिए आए थे। अब अस्पताल की जानलेवा लापरवाही से उनकी जिंदगी ही खतरे में पड़ गई है। ये मामला सीधे सीधे बिना लाग लपेट के मैं आपको कहूं तो 307 का प्रकरण है, हत्या के प्रयास करने का। और क्योंकि जिला अस्पताल है तो इसमें CMHO और जो हमारे डिप्टी CM स्वास्थ्य मंत्री है, इन सबके नाम प्रकरण दर्ज होना चाहिए। सतना के 4 थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब उनकी जान खतरे में है। इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है। सरकार जांच का हवाला देकर बच के निकलने की कोशिश कर रही है तो विपक्ष इसे हत्या का मामला बता रहा है। हवा, पानी, प्रदूषण, हेल्थ, ये वो बुनियादी मुद्दे हैं जो हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन सियासत में इस पर कभी कोई बात नहीं होती। इसलिए हमने कहा है कि असल मुद्दों को सियासत ने राम राम जी कर दिया है। सबसे बड़े मुद्दे तो युवा का है, रोजगार का मुद्दा है, वो कहाँ पर है? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, वो कहाँ है? बढ़ता प्रदूषण है, उसके ऊपर कई बात नहीं करती। जनता को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सारी चीजों की जरूरत होती है, तो उनको भी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं है आपकी सरकार चलाने का। सरकार को मेन चिकित्सा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पर मेन ध्यान देना चाहिए। आइए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। इस खबर के केंद्र में हम भारतीयों की उन संवेदनाओं का विश्लेषण करेंगे जो दम तोड़ चुकी है, लेकिन उससे पहले आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिडनी की है, जहां बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के दौरान एक शख्स हथियारों से लैस आतंकियों से भिड़ गया था। ये शख्स अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों से लड़ा और मानवता को जिंदा रखते हुए हजारों लोगों की जान इसने बचा ली। दूसरी तस्वीर देखिए, ये बेंगलुरु की है, जहां सड़क पर एक 34 साल के शख्स की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जिस सड़क पर युवक तड़प रहा था वो बेहद व्यस्त सड़क है, लेकिन लोग आते जाते रहे, वाहन गुजरते रहे, पत्नी रोती बिलखती मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सिडनी में एक शख्स मानवता की रक्षा करता है, लेकिन हमारे देश में लोग मानवता का ही मर्डर कर देते हैं। अगर कोई मदद करता तो हो सकता था कि 34 साल का वेंकट बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम सब संवेदनहीन हो चुके हैं। हमें अपना दर्द तो नजर आता है, लेकिन दूसरे का नहीं। हम सब बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन मदद करने के समय पीछे हट जाते हैं। मर गई है हमारी संवेदनाएं, मुर्दा बन चुके हैं ये सांस लेते इंसान, और दम तोड़ चुकी है इंसानियत। अगर ऐसा ना होता तो कोई तो मदद करता। IT सिटी बेंगलुरु में एक सड़क पर 13 दिसंबर को जो हुआ उसने इंसानियत पर सवालिया निशान चस्पा कर दिया है। सवाल, हम कुछ सीखते क्यों नहीं? हम किसी की मदद क्यों नहीं करते? घटना 13 दिसंबर को बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके के कादिरेन हल्ली क्षेत्र की है, जहां वेंकट रमनन नाम का शख्स सड़क पर लेटा है। उसे कार्डियक अरेस्ट आया है। उसकी बदहवास पत्नी मदद मांग रही है, लेकिन न कोई रुकता है, न कोई सुनता है, और यहीं पर मानवता का मर्डर हो जाता है। यहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद जब दिल का दौरा पड़ता है तो वो चीख चीख कर लोगों से गुहार लगाती है कि कोई तो रुके, उसकी मदद करे। वक्त था करीब 3:30 से 4:30 के बीच का, और उस वक्त लगातार वो करीब 20 मिनट तक गुहार लगाती रही। यहाँ पर तमाम जो लोग, जो गाड़ियाँ जा रही थी कि कोई रुककर उसके पति की जान बचा ले। ये वही जगह है और ये वही दुकान है जिसके बाहर के इसी CCTV कैमरे ने इस पूरे वारदात को रिकॉर्ड किया है। अब 4 मिनट 25 सेकंड के CCTV वीडियो की एक एक फ्रेम को देखिए। अचानक से एक महिला और उसका पति स्कूटी से जाते दिखते हैं। तभी बैलेंस बिगड़ता है और दोनों गिर जाते हैं, लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि स्कूटी में पीछे बैठे उसके पति को कार्डियक अरेस्ट आया था।
वही है, वो फुटेज देखा तो बहुत दर्द होता है। इधर कोई भी एक भी गाड़ी नहीं कढ़ाया, वो लेडी इतना चीख रहा था, कोई भी आके मदद नहीं किया उस दिन। बहुत बुरा लगता है मैडम, बहुत बुरा लगता है सर, किसी को भी नहीं होना चाहिए आगे। महिला उठती है, अपने पति के पास जाती है जो सांसें ले रहा था। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सड़क से गुजर रही गाड़ियों को हाथ देकर रोकने की कोशिश करती है। राहगीरों को कहती है कि मेरे पति को अस्पताल ले चलो, लेकिन सब शून्य हो गए थे। सड़क से गुजर रही गाड़ियों के सामने महिला हाथ तक जोड़ती है, लेकिन न बाइक वाला रुकता है न कार वाला ब्रेक लगाता है। महिला फिर अपने पति को हाथों से उठाने की कोशिश करती है, फिर मदद मांगती है। मुर्दा बन चुका इंसान सब कुछ नजरअंदाज कर आगे बढ़ता रहता है। परेशान महिला बीच बीच में अपने पति की धड़कनों को चेक करती है। उसे उम्मीद थी कि उसका सुहाग ठीक है। महिला को जब कोई मदद नहीं मिली तो मजबूर होकर खुद अस्पताल पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसके पति की सांसों की डोर टूट गई। डॉक्टर भी कहते हैं कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति में पहले कुछ मिनट बेहद अहम होते हैं। अगर उस समय सीपीआर या इमरजेंसी मेडिकल हेल्प मिल जाए तो जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उस दिन सुबह 4 o'clock में हुआ था ना, लोग ज़्यादा रास्ता में नहीं रहता है, वो सभी लोग मॉर्निंग ट्रैवल में बहुत अर्जेंट में रहते हैं। बट वैसा हुआ तो भी हेल्प करना था, बहुत लोग ऐसे ही सीधे चले गया, वो गलत है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस महिला की मदद मांगने के बाद भी नहीं रुके। शर्म आनी चाहिए उन वाहन चालकों को जो पत्थर की तरह कठोर होकर वहां से निकल गए। शर्म आनी चाहिए उस इंसान को जिसे सिर्फ अपना दर्द नजर आता है, दूसरे का नहीं। मदद एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी भावना बहुत बड़ी है। किसी की मदद किसी की जान बचा सकती है, लेकिन सवाल वही है, मदद करे कौन? हमारे देश में मदद करने से पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं। किसी की मदद करेंगे तो पुलिस थाने जाना पड़ेगा, सड़क पर किसी घायल की मदद करेंगे तो कई जगह चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। सड़क पर किसी की मदद करने से पहले लोग सोचते हैं कि अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। सड़क पर मदद से पहले लोग ये भी सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, कोई और कर लेगा। दूसरों की समस्या को अपनी समस्या न समझना और मुझे क्या वाली सोच भी सड़क पर मदद करने से रोक देती है। हमारी भावनाएं इस कदर दम तोड़ चुकी हैं कि आज सड़क पर दुर्घटना होने पर लोग तस्वीरें खींचते हैं। पहले लोग मदद किया करते थे। आज सड़क पर कोई तड़प रहा है तो उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है। पहले के समय में लोग दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते थे। आज के समय में सड़क पर मदद करने से ज्यादातर लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन पहले ज्यादातर लोग मदद के लिए आगे आते थे। मुश्किल समय होने के बाद भी वेंकट रमनन के परिवार ने बड़ा फैसला लेते हुए उनकी दोनों आंखों को दान करने का फैसला किया ताकि कोई और इस दुनिया को देख सके। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी दोनों आंखों से देखकर भी इनकी मदद नहीं की? इसी सवाल को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत है। एक इंसान जो कि आपके सामने तड़प रहा है, आप उसे बिल्कुल छोड़ के चले गए। आदमी जो होता है आजकल मोबाइल निकाल के जो है मूवीज बनाने लगता है, लेकिन वो मदद नहीं करता। अगर आप वीडियो की जगह अगर आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लें तो इमीडिएट उसको सपोर्ट मिले। कहीं ना कहीं इंसानियत लोगों में कम हो गई है, संवेदनशीलता लोगों के लिए कम हो गई है। लोगों में जो मदद करते हैं ना, उसी से 50 सवाल पूछे जाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। सामने वाला बंदा भी डरता है। हम अगर किसी दूसरे की मदद करेंगे, जब वो हमको ही देख के इंसान सीखेगा। जैसे पुलिस कार्रवाई करती है तो लोग डरते हैं कि उन पे ना आ जाए बात। बहुत बुरी स्थिति है। इस पोल्यूशन में हर चीजें करना बहुत मुश्किल हो गया है। सांस लेने में दिक्कत सी हो जाती है। जगह जगह जाओ धुआं सा रहता है हर समय। आज हर घर में बुजुर्ग बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ भयंकर पोल्यूशन है। मेरा पोता 11 साल का लड़का है, उसके फेफड़े को खांसना शुरू कर रहा है।
हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। बर्दाश्त ही तो नहीं हो रहा। हर सांस के साथ फेफड़ों में जाता जहर सब्र की सारी सीमाएं तोड़ रहा है। लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदूषण नाम की बीमारी का फिलहाल और तत्काल हमारी सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। तभी तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कल जनता से माफी मांगते हुए कहा था 7 से 8 महीनों में प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते, और आज फिर कहा कि 27 साल की बीमारी का 11 महीने में इलाज नहीं होगा। यानी पोल्यूशन का सरकार के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बस फौरी राहत के तौर पर 50% वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य बना दिया गया है। निर्माण बंद है। नर्सरी से 5वीं कक्षा तक जो स्कूल है उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है, और कल से दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि सरकार तब क्यों जागती है जब मुसीबत दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। नोएडा से लेकर पटना और गुरुग्राम से लेकर देहरादून तक सांसों पर संकट पैदा हो रहा है। यही हालात रहे तो साफ हवा के लिए इस देश में दिल्ली NCR छोड़कर कहां जाए, इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। यकीन नहीं होता तो अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे पहले पहुंची तो चर्चा शुरू हो गई कि भला गाड़ियों का ऐसा जमावड़ा कहां का है और क्यों लगा है। इन तस्वीरों को शेयर करने वालों ने लिखा कि दिल्ली NCR में दम घोटू हवा से बचने के लिए लोग पहाड़ की तरफ निकल गए हैं। तस्वीर में इंच भर भी जगह खाली नहीं दिख रही थी। पर्यटकों की गाड़ी से पूरी सड़क पटी पड़ी थी। हमने जब इस वीडियो के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि तस्वीरें मनाली में रोहतांग पास दर्रे की हैं। ये वो जगह है जहां पर गाड़ियां पार्क की जाती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि टूरिस्टों की भारी भीड़ रोहतांग पहुंची थी। चलिए अब आपको धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर ले चलते हैं। श्रीनगर की डल लेक भी एक सफेद धुंधली सी चादर में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ हमें कुछ पर्यटक मिले तो हमने उनसे पूछा कश्मीर की हवा कितनी साफ लग रही है। दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, कश्मीर में पोल्यूशन की जो वो है वो कम है, फिर भी है मगर इतना नहीं है जितना दिल्ली में। यहाँ किस बात का पोल्यूशन, यहाँ इतना अच्छा मौसम है, यहाँ सब बढ़िया है, सब कुछ। सब दिल्ली न आने के, दिल्ली ना जाए उस यहाँ कश्मीर आए। पर यहाँ का एनवायरनमेंट और दिल्ली के एनवायरनमेंट में काफी फर्क है। वहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है। यहाँ पे है अभी पर कम है। यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी चली है आजकल, तो इसलिए बस यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। श्रीनगर की सच्चाई आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये डेटा बता रहा है, जहाँ AQI 166 लिखा हुआ है और चेतावनी दी गई है कि ये हवा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब देश का आम नागरिक आखिर जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे। यहाँ पे आई थिंक बहुत इजीली ब्रीथ कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में तो AQI बहुत ज़्यादा बुरा है। यहाँ पे बहुत फ्रेश एयर है, बहुत ट्रीज है, अच्छा लग रहा है, वेदर भी अच्छा है। यहाँ पे मच 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 बेटर है, ठीक है। पर दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है। जैसे हाई राइज में आजकल तो रहते हैं तो ऑब्वियसली नीचे सारा कुछ दिखता नहीं है, ऑल बिकॉज ऑफ फॉग। हालात इतने खराब हैं कि जो लोग इंदौर जैसे साफ हवा वाले शहरों से दिल्ली पहुंचे हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो कल शाम को ही आया हूँ दिल्ली। इंदौर के मुकाबले यहाँ मेरे को ऐसा सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और गला दुख रहा है बहुत। हेल्थ में इश्यूज जा रहे हैं, सर्दी वगैरह हो रही है
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब यहाँ घूम नहीं सकते, सुबह सुबह सांस लेने में दिक्कत। मैं आपको बुधवार की तस्वीरें भी दिखा देता हूं कि वो स्मोक की चादर आज भी बुधवार को यहां पहुंची है और AQI का जो इस वक्त मापदंड है वो अब दिल्ली भूल चुकी है। अब कितने भी रेड जोन, कितने भी येलो जोन हो आपको नजर आते हो पॉल्यूशन में, उससे कोई लेना देना नहीं है। रोज आपको इसी जहरीली हवा में, इसी स्मोक में सांस लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये सालों से चलता चला आ रहा है। ये देखिए, ये जो इस वक्त विजिबिलिटी की हम बात करते हैं, आज कोहरा नहीं है, फिर भी आपको कोहरे जैसा इस वक्त जो हालात है वो नजर आ जाएंगे। और ये वो प्रदूषण ही है जिसको लगातार सांसों में आप अपने ले रहे हैं। आपके बच्चे, घर में जो बूढ़े हैं, घर में जो मरीज हैं, यहां तक कि हमारे और आपके जैसे जो इस वक्त सेहतमंद लोग हैं, शायद वो भी बीमार होने के लिए तैयार हो चुके हैं। लोग दिल्ली छोड़ने की बातें करने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी इस वक्त, चाहे वैज्ञानिकों की टीम हो, पिछले 9 साल से तो हम नहीं देख पाए हैं कि जरा सा भी इसमें कोई सुधार आया हो। वाकई लोग दिल्ली छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि उनके घर के लोग बीमार हो रहे हैं। मैं मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ भयंकर पोल्यूशन है। मेरा पोता 11 साल का लड़का है, उसके फेफड़े को खांसना शुरू कर रहा है, तो आई डोंट वांट दिस। और मेरे घर में कुत्ते भी खांस रहे हैं। कुत्ते भी खांस रहे हैं? बिल्कुल, कुत्ते भी खांस रहे हैं। मैं सोच रही थी क्या ये आवाज निकाल रहे हैं, तो पता चला कि पोल्यूशन हैज अफेक्टेड देम। वो बाहर दौड़ते हैं ना, तो उसको इफेक्ट हो गई। ये सच है, अलग अलग रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें पता चला है कि प्रदूषण इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि 334 AQI में सांस लेना हर दिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है। सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से साल 2023 में देश भर में 20 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, यानी हर दिन 5,556 मौतें, और हर मिनट 4 लोग देश में पोल्यूशन की वजह से दम तोड़ रहे हैं। छोटे बच्चों को, खासतौर से 6 से 10 साल के बच्चों को पोल्यूशन से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ये पार्टिकल सीधे सांस के जरिए से फेफड़ों में जाते हैं। अगर हम गहरा सांस लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, तो सीधे लंग्स के आखिरी हिस्से तक चले जाते हैं और ये ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ब्रेन में चले जाते हैं, किडनी में चले जाते हैं, हार्ट में चले जाते हैं, स्किन तक चले जाते हैं और ये बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं। अभी तो हम तो ठीक हैं, मतलब जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, फिर वो कहते हैं कि 20 सिगरेट रोज का, उस हिसाब से वो जी रहा है, तो मैम गलत ही है। जूझ रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों को खांसी हो रही है बिना मतलब का। सो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली लोगों के साथ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। कम से कम सुबह 9 बजे भी हम देखते हैं कि धुंध रहता ही है, तो बेटर है कि थोड़ा बहुत ध्यान दे, इस मुद्दे पे पार्लियामेंट में बात हो। बावजूद इसके जब 11 दिसंबर को देश के पर्यावरण मंत्री ने संसद के भीतर प्रदूषण पर जवाब दिया तो कहा कि वो 450 के आंकड़े से पोल्यूशन को नीचे रखने में कामयाब रहे हैं। दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, सदन के भीतर ये बयान दिए जाने के महज 4 दिन बाद दिल्ली NCR में AQI के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। दिल्ली NCR में प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं में जो गति है वो बेहद कम है, जिसकी वजह से जो फॉग है यानी कि जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो विजिबिलिटी है वो बेहद लो है और करीब 20 मीटर तक की भी जो गाड़ियां हैं वो नहीं दिख रही हैं। और ठीक मेरे सामने ही अक्षरधाम है जो इस कोहरे की वजह से नहीं देखा जा रहा है। नोएडा में तो पोल्यूशन 600 और 700 तक के आंकड़े को पार कर गया था। इसके बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली सरकार एक्शन में दिखाई देने लगी, लेकिन ठीकरा पिछली सरकार पर ही मड़ा। अगर हम बात करें, आज 17 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले साल 17 तारीख को लगभग इससे 1.5 गुना 433
AQI था, 18 जो कल आने वाली 445 था, 19 को 451। सो ये हफ्ता जो आने वाला है, पिछले अगर मैं इनका पिछला रिकॉर्ड देखूं तो उसके मुताबिक कोई बहुत अच्छा दिन नहीं रहते ये। इसलिए हमारी कोशिश है कि इनको साफ दिन करने के लिए जो निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो लीपापोती कर रहे हैं ना दिल्ली सरकार के लोग, ये करना बंद कर दें। जैसे ही सत्ता में आए थे 27 दिन में सब कुछ जादू की छड़ी से ठीक करने वाले थे, अब 27 महीने मांग रही हैं रेखा गुप्ता जी। AQI तो उनको पता नहीं है, AQI से टेम्परेचर नाप रही हैं। जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री वो सदन में खड़े होकर कहते हैं 400 से ज्यादा कभी गया नहीं, वो जानते ही नहीं कि 800-900 के बीच में AQI चल रहा है। बस सारी दिक्कत यही है, पिछली सरकार और पिछले आंकड़े दिखाकर हर कोई ये साबित करने में जुटा है कि हालात बेहतर है, लेकिन हालात बेहतर नहीं बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली का प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। सरकार इल्जाम डाल रही है पुरानी सरकारों पे। बड़ा अजीब लग रहा है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो खुली हवा चाहिए, जो सही हवा चाहिए तो वो तो नहीं मिल रही ना। यूपी से बिलोंग करता हूँ, जब मैं अपने घर जाता हूँ तो काफ़ी फ्री फील करता हूँ। जब भी दिल्ली में आता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ जा रहा है, अभी भी खांसी सी आती रहती है। हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं ये हम आपको समझाते हैं। AQI जब 50 से 100 होता है तब हवा सामान्य मानी जाती है, लेकिन 500 से ऊपर जाते ही हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे बेहद महीन जहरीले कण भर जाते हैं। ये कण सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और सूजन पैदा करते हैं। इसकी वजह से सांस फूलने से लेकर खांसी, जकड़न और दम घुटने जैसा एहसास होता है। लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेने से फेफड़ों के काम करने की क्षमता कम हो जाती है और नुकसान सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रहता, ये जहरीले कण खून में मिलकर दिल की नसों तक को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे BP बढ़ सकता है और हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है। देश का नागरिक पूछ रहा है कि अगर करोड़ों की आबादी हर सेकंड ऐसा जानलेवा जहर पीने को मजबूर है तो सरकार के लिए इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? संसाधनों की कमी है या फिर इच्छा शक्ति की? आखिर तिल तिल कर मार रहे प्रदूषण से हमें बचाया क्यों नहीं जा रहा? हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक इसे सिर्फ दिल्ली की समस्या मानेंगे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां कोने कोने में धूल का गुबार है और किसी नियम का पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। अगली तस्वीर फरीदाबाद की है और यहाँ भी उतना ही पॉल्यूशन है जितना राजधानी दिल्ली में। बच्चे स्कूल जाते हैं, बेचारे हांफते हो जाते हैं, ठंड में जो है स्कूलों में बैठने की व्यवस्था भी सही नहीं है। की जिंदगी 10 से 12 साल तक कम हो रही है। तो कैंसर लंग का पहले औरतों में कम पाया जाता था, मर्दों में ज्यादा पाया जाता था, वो औरतों में बढ़कर 50% हो गया है। ऐसी नई बीमारियां सामने आ रही हैं देखने में, जिसमें लीवर का खराब होना, किडनी का खराब होना, ब्रेन फॉग होना, भूल जाना, मेमोरी कम हो जाना, घबराहट होना, इस तरह की बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। तो ये पोल्यूशन जो है सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक शरीर को प्रभावित करता है। नोएडा से आई तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें पोल्यूशन को लेकर कितनी गंभीर है। सोच कर देखिए ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। नोएडा जहां ग्राफ कोड लागू हो चुका है, बच्चों के लिए स्कूल बंद हो चुके हैं, बावजूद इसके सेक्टर 96 में नोएडा विकास प्राधिकरण के दफ्तर में निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 165 की तस्वीर देख लीजिए, जहां पत्थर को तोड़ने वाले क्रशर चलाए जा रहे हैं और गंभीर हालातों की ऐसी अनदेखी की कीमत सिर्फ देश का आम नागरिक चुका रहा है। सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आदमी, मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं आजकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को बहुत खांसी उठती है और सीने में थोड़ा दर्द होता है। घर में बच्चों को खांसी हो रही है, लहसुन खाओ, अदरक खाओ, गुड़ खाओ, लेकिन इतनी ज्यादा समस्या अब तो यहाँ इन शहरों में रहना तो बेकार हो गया। लोग इतने परेशान हैं यहाँ रहने से। भारत में प्रदूषण से हालात इतने खराब है कि चीन ने भी भारत को ज्ञान दिया है। वैसे इसमें गलत क्या है? बीजिंग ने भयानक प्रदूषण पर लगाम कसकर दिखाई है, तो अगर वो ज्ञान दे रहा है तो ले लेना चाहिए। चीन ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को सबसे पहले कंट्रोल में किया और संदेश दिया कि एयर पोल्यूशन एक रात में ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ, इसे मुमकिन बनाया जा सकता है।
चीन ने गाड़ियों के ईंधन को लेकर कड़े नियम बनाए, पुरानी और ज्यादा प्रदूषण करती गाड़ियों को सड़क से हटाया, सड़क पर ऑड इवन से गाड़ियों की संख्या को कम किया, दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो और बस नेटवर्क बनाया। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ बीजिंग के लिए नियम नहीं बने, बल्कि बीजिंग से सटे इलाकों को जोड़ा। जैसे दिल्ली अकेले साफ नहीं होगी, नोएडा, गुरुग्राम से लेकर गाजियाबाद और फरीदाबाद को जोड़कर किसी भी प्लान पर काम करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा हो नहीं रहा। अब देखिए, तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 110 की हैं, जहां ग्रैफ कोड लागू होने के बाद भी निर्माण कार्य हो रहा है। और पूरे गुरुग्राम का रियलिटी चेक करेंगे तो शायद ऐसे और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। फिर अकेले दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने का चमत्कार आखिर कैसे होगा? इसी महीने लोकल सर्कल ने दिल्ली एनसीआर के 34,000 लोगों के बीच एक सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 82% लोगों ने कहा कि उनकी सेहत प्रदूषण की वजह से ज्यादा खराब हुई। 73% लोग चिंतित थे कि प्रदूषण की वजह से बढ़ती बीमारी का खर्च वो नहीं उठा पाएंगे और 8% लोगों ने कहा कि वो दिल्ली एनसीआर में रहना ही नहीं चाहते हैं, शहर छोड़कर जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इसका कोई इलाज नहीं है जब तक हम खुद घर में बैठकर इसका इलाज न करें। बच्चों को स्कूल हरी सब्जियां खाएं, पत्ते वाली सब्जियां खाएं, विटामिन खाएं, कलौंजी खाएं, पानी ज्यादा पिएं, गार्गल्स करें, नाक में पानी डालें, नाक की धुलाई करें, आंखों की धुलाई करें, यही इसके इलाज हैं। आज शाम को खबर आई कि कल लोकसभा में वायु प्रदूषण पर चर्चा हो सकती है, जबकि आज प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एनसीडी टोल वसूली से लगने वाले जाम को भी एक अहम वजह बताया है और 1 हफ्ते के भीतर इसे स्थगित करने पर फैसला लेने को कहा है। दूसरी तरफ पोल्यूशन को कम करने के प्लान पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने गूगल मैप और मैप इंडिया के साथ बैठक की है। एक्शन होता दिख रहा है। यहां हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि देश ने अब भी उम्मीद नहीं खोई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत की तमाम सरकारों से हमारी ये अपील है कि पोल्यूशन के मुद्दे को गंभीरता से लीजिए और हमें साफ हवा दीजिए, क्योंकि अगर सरकारें मिलकर काम करेंगी तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निदान न किया जा सके। अगर दूसरे देश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।